हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो आर्थिक बोझ के तले दबा हुआ है। हिमाचल प्रदेश की राजनीति पर अमूमन पूरे प्रदेश की नज़र रहती है। भले ही यहाँ पहाड़ी प्रदेश में जो सीटें हैं वो भले ही लोकसभा की 4 हो, लेकिन यहाँ की राजनीति पूरे देश में हवा बनाने का काम करती है। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में इन दिनों भी काफ़ी सियासी गर्माहट देखने के लिए मिल रही है। जल्द लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र भी चल रहा है। शनिवार को मुख्यमंत्री ने बजट पेश किया और इसके बाद अब उनकी ओर से जवाब भी आ गया है। जवाब में मुख्यमंत्री ने विपक्ष को घेरने की भी कोशिश की। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद हैं सुंदरनगर के विधायक राकेश जम्वाल जी। जम्वाल जी, बहुत बहुत स्वागत सबसे पहले आपका। नमस्कार, धन्यवाद। अब मुख्यमंत्री कल अपने जवाब में कह रहे थे कि विपक्ष नकारात्मक भूमिका निभा रहा है, तथ्य विपक्ष के पास नहीं है और सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। आप मुख्यमंत्री के इस वक्तव्य को किस तरह देख रहे हैं जम्वाल जी? मुख्यमंत्री जी के और सरकार के बारे में मैं इतना कहना चाहूँगा कि सदन के बाहर भी झूठ बोलते हैं और सदन के अंदर भी झूठ बोलते हैं। अनेकों ऐसे घटनाएं जिनका जिक्र हमने बार बार किया कि सदन के अंदर किस प्रकार से सरकार की ओर से जवाब आता है और उस पर एक एक साल तक उसमें कुछ नहीं होता और झूठे आंकड़े, झूठी बातें करके सरकार अपने दायित्वों से बचना चाहती है। सरकार बनते ही कांग्रेस के नेता और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम हिमाचल प्रदेश कर्ज के नीचे है और हम चाहेंगे कि आर्थिक रूप से हिमाचल जो वो सुदृढ़ हो, और कहा कि पूर्व की भारतीय जनता पार्टी की जयराम जी की ही सरकार ने सारा कर्ज लिया। पिछले कल हमारे वरिष्ठ सदस्य सतपाल सत्ती जी ने सारे आंकड़े भी प्रस्तुत किए कि कितना लोन किसमें था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कितना वापिस किया, कितना लिया। 5 वर्ष में जयराम जी ने 20,000 करोड़ लिया और वर्तमान की सरकार जो कहती है कि हम आर्थिक रूप से प्रदेश को मजबूत करेंगे, 14 महीने में 14,000 करोड़ का ऋण जो है वो सरकार ने, ये इसी बात का प्रमाण है। एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कि सरकार किस प्रकार से झूठ बोल रही है। दूसरी बड़ी बात, कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में है, उन्होंने कहा कि हम पहली कैबिनेट में 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां देंगे। ये घोषणा पत्र में लिखा गया है, लेकिन मुख्यमंत्री जी मुकर गए, सदन के अंदर मुकर गए। जब हमने घोषणा पत्र की प्रति सदन में रखी और स्पीकर महोदय ने जब उस लाइन को पढ़ा तब उनको विश्वास हुआ, तब भी बात मानने को तैयार नहीं। और हमने कहा कि आपने 1 लाख युवाओं को नौकरी देने की बात कही और उस घोषणा पत्र को मुख्यमंत्री जी के पहले बजट भाषण में है कि हम इसको सरकारी दस्तावेज मानेंगे, और मुख्यमंत्री जी पलट रहे हैं। तो इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। और भारतीय जनता पार्टी अपनी भूमिका को निभा रही है, क्योंकि सरकार को हमने समय दे दिया, 1 वर्ष सरकार को दे दिया, आज 14 महीने हो गए। हम जनहित के मुद्दों को, लोगों की लड़ाई विधानसभा के अंदर भी लड़ रहे हैं और विधानसभा के बाहर भी लड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि जनहित के मुद्दों को उठाना, आप आउटसोर्स कर्मियों को बिना नोटिस दिए निकाल रहे हैं, क्या वो मुद्दा प्रदेश के लिए नहीं है? हम उन नौजवानों की लड़ाई नहीं लड़ेंगे? आज जिन विद्यार्थियों ने, जिन बच्चों ने टेस्ट दिए थे, वो टेस्ट का रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, क्या हम उनकी लड़ाई नहीं लड़ेंगे? जिन युवाओं ने पब्लिक सर्विस कमीशन से कमीशन पास करके इंटरव्यू उनका हो गया, सब कुछ होने के बाद उनको 4 महीने से पोस्टिंग नहीं दी जा रही है, क्या हम उन बातों को लेकर नहीं लड़ेंगे? आज अगर रिटायरी अपनी कुछ मुद्दों को लेकर बात करें, क्या हम उन मुद्दों को लेकर जनता के, सरकार के सामने नहीं रखेंगे? सदन के अंदर लड़ाई नहीं लड़ेंगे? आज बिजली बोर्ड के कर्मचारी आज हताश हैं, क्या उन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में नहीं जाएंगे? झूठी गारंटियां देकर, झूठे वायदे करके सरकार सत्ता में तो आ गई, लेकिन सरकार चलाना कितना मुश्किल है, आज मुख्यमंत्री जी को ये समझ आ रहा है। मुख्यमंत्री सदन में कह रहे थे कि गारंटी पत्र और घोषणा पत्र अलग अलग है। 5 लाख रोजगार की बात हमने कही तो 5 लाख रोजगार देंगे, लेकिन उसमें 1 लाख सरकारी नौकरी होगी। तो 5 लाख तो बहुत बड़ा आंकड़ा था, लेकिन 1 लाख के लिए भी कहा जा रहा है कि ये भी बहुत बड़ा आंकड़ा है। अगर ये भी दे दिया जाए तो प्रदेश की सूरत और हालात बदल जाएंगे, अगर 1 लाख नौकरियां भी सरकारी मिल गई। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी जब ये घोषणा पत्र बना रहे थे तो शायद मुख्यमंत्री जी को पूछा नहीं गया, कांग्रेस की अध्यक्षा कौन और थी, दिल्ली से कोई और आए थे, लेकिन मुख्यमंत्री जी को हमारे नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने कहा कि आप सदन के अंदर इस बात को कह दो कि जब ये घोषणा पत्र बनाया गया था तो मुझे जानकारी नहीं थी, मुझे नहीं पूछा गया, मैं माफ़ी चाहता हूं, और उस घोषणा पत्र का, इस गारंटी का हमारे से कोई लेना देना नहीं। लेकिन उस बात को भी मुख्यमंत्री जी तैयार नहीं है। घोषणा पत्र अलग कैसे होता है और गारंटी अलग कैसे होती है, वो जनता के बीच में कहें। घोषणा पत्र सरकार, उस पार्टी का एक दस्तावेज, ऐसा दस्तावेज होता है, और उसको मुख्यमंत्री जी ने अपने पहले बजट भाषण में, हमारे बजट भाषण में नहीं, ये मुख्यमंत्री जी ने अपने पहले बजट जब उन्होंने प्रस्तुत किया था उसमें कहा है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र को हम सरकारी दस्तावेज मानेंगे और अक्सर से लागू करेंगे। आज कह रहे हैं कि गारंटी की बात कर रहे हैं। तो जब गारंटी की बात भी हमने कही कि 10 गारंटियाँ दी आपने, तो कौन सी पूरी की? एक भी गारंटी अभी तक पूरी तरह से हिमाचल प्रदेश में लागू नहीं कर पाए। मात्र ठगने का प्रयास, महिलाएं, युवा, किसान, बागवान, हर वर्ग को ठगा गया है।
प्रभु श्री राम के नाम पर राजनीति पूरे देश में हो रही है। विपक्ष कह रहा है कि भगवान श्री राम का नाम भाजपा जगह जगह लेकर आ जाती है और सिर्फ भगवान राम के नाम पर राजनीति करने की कोशिश होती है। सदन में ही कांग्रेस के कुछ विधायक कह रहे थे कि आप लोग भी जवाब दें कि 2014 से पहले जो वादे किए गए थे उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक पूरा नहीं किया। ये विपक्ष की ओर से सदन में भी कहा जा रहा है और सदन के बाहर भी। मुझे लगता है कि विपक्ष के मित्र भूल रहे हैं कि दिल्ली में लोकसभा भी है, वहाँ भी आपका दल है, वहाँ पर भी लोकसभा चलती है, सदन चलता है, उसमें वहाँ पर इन बातों का जिक्र करें। हम यहाँ प्रदेश के मुद्दों को लेकर बात कर रहे हैं। राम मंदिर का आपने जिक्र किया, भगवान राम सबके हैं। हम कहीं पर भी राम मंदिर को कोई चुनावी मुद्दा हमारे लिए नहीं है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी इकलौती पार्टी है जिसने राम मंदिर को अपने एजेंडे में शामिल किया था। हमने कांग्रेस पार्टी को कब रोका कि आप राम मंदिर बनाने की बात ना करें? वो पीछे क्यों भागते रहे? उन्होंने हमेशा वोट बैंक की राजनीति किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने चार सरकारें इसी राम मंदिर के लिए कुर्बान कर दी थी। लेकिन हमको गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी भगवान राम, जो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है, आज उनका भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है और उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है। हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है। भगवान श्री राम हमारे आराध्य हैं, हम उनकी पूजा करते हैं, हम उनको मानते हैं और हमको इस बात को लेकर गर्व है कि 500 वर्षों के लंबे संघर्ष के पश्चात 500 वर्ष 1521 में इस हमारे भगवान श्री राम के मंदिर को खंडित किया गया था और उसके बाद लाखों लोगों ने अपने प्राणों की आहुतियाँ इस आंदोलन में दी है। आज लाखों लोगों का बलिदान जो है वो सार्थक हुआ है। 22 जनवरी को भगवान श्री राम जी के उस भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। ये हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व की बात है। आपको लग रहा है भगवान राम हैट्रिक लगवा पाएंगे इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और भाजपा की? भगवान के आशीर्वाद से और देश की जनता के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक लगाएगी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 400 पार सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी फिर से केंद्र में सरकार बनाएगी। आप एक सदन में कह रहे थे कि आपने जो पिछले सत्र में मुद्दा उठाया था ऑक्सीजन प्लांट का, वो मंत्री जी ने कहा भी, संबंधित मंत्री ने, कि वो जल्द हो जाएगा, लेकिन वो हुआ नहीं। क्या भाजपा विधायकों को विपक्ष में होने के नाते सरकार की ओर से सहयोग नहीं मिल रहा है सही तरीके से जो मिलना चाहिए? इसी बात का जिक्र हम कर रहे थे कि बजट में पिछली बार सरकार ने कहा, पिछले बजट में, कि हम एक विधानसभा क्षेत्र में एक आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बनाएंगे। ऑक्सीजन प्लांट की सर्विस नहीं हो रही है और आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बनाने की बात कर रहे हैं। आपने रोबोट सर्जरी की बात कही, हमने कहा कि अच्छी बात है, सरकार आगे बढ़े। आपने कहा कि हर मेडिकल कॉलेज में पैड स्कैन होगा, हमने कहा हम स्वागत करते हैं। लेकिन 2 एग्जाम्पल मैंने कहे कि 1.5 करोड़ की लागत से 500 LPM का ऑक्सीजन का प्लांट सुंदरनगर में था, जिससे हमको सिलेंडर लाने ले जाने के लिए किसी प्रकार की दिक्कत नहीं थी। अब ऑक्सीजन प्लांट स्थापित हो गया था। लेकिन पिछले विधानसभा के सत्र में, पिछले बजट सत्र में मैंने इस मुद्दे को आज से लगभग 9-10 महीने पहले उठाया था और मंत्री जी ने कहा था कि 1 सप्ताह के अंदर उस प्लांट को जो है वो चला दिया जाएगा। लेकिन आज दूसरा बजट सत्र आ गया, वो ऑक्सीजन का प्लांट वैसा के वैसा ही है। दूसरा एग्जाम्पल मैंने कि सुंदरनगर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जो सुंदरनगर का है, वहाँ के पूर्व छात्रों ने मेडिकल कॉलेज नीर चौक के लिए एक लगभग 25 लाख से ज़्यादा की लागत की एक एम्बुलेंस भेंट की और वो जनता की सेवा के लिए वो एम्बुलेंस थी। उसका एक्सीडेंट हुआ, 4 महीने तक उसकी रिपेयर नहीं की जाती, उसको वर्कशॉप नहीं भेजा गया। जब मैंने विधानसभा के अंदर प्रश्न किया, उसके बाद उस एम्बुलेंस को रिपेयर के लिए भेजा गया। तो इससे ज़्यादा बड़ी बात क्या हो सकती है? सरकार मात्र लोगों का ध्यान बांटने के लिए, सरकार मात्र झूठ बोलने के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। और सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के अनेकों ऐसे मुद्दे जिनको मैंने बार बार उठाया भी। मेरे क्षेत्र में 2 प्राइमरी हेल्थ सेंटर ऐसे थे जो बहुत महत्वपूर्ण स्थानों पर खोले गए थे, जनता की सेवा के लिए खोले गए थे, उनको डीनोटिफाई कर दिया। तो मुझे लगता है कि हमारे क्षेत्रों के साथ भेदभाव जो है वर्तमान की सरकार कर रही है। जब हम हिमाचल की बात करते हैं तो लोगों के जहन में हिमाचल का नाम सुनते ऐसे पहाड़ आते हैं, नदियाँ लोग कम ही इस बारे में सोचते हैं। लेकिन आपके विधानसभा क्षेत्र में आप कह रहे हैं कि वहाँ पर एक वाटरवेज का भी एक अच्छे वहाँ पर चांसेस हैं और उसे डेवलप किया जा सकता है। अगर वो होता है, सरकार उसकी ओर ध्यान देती है, तो फिर किस तरह से सूरत बदलेगी? और क्योंकि हम मानते हैं क्योंकि HRTC यहाँ की लाइफलाइन है, तो उससे भी क्या पानी के ज़रिए लोग आवाजाही कर सकते हैं और क्या वो 12 महीने चल पाएगी? अगर ऐसा कोई विचार सरकार करती है और आपने इस सदन में भी आगे मामला उठाना है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में सतलुज नदी हमारे विधानसभा क्षेत्र से होकर गुजरती है और ब्यास भी और सतलुज दोनों नदियाँ, ब्यास और सतलुज का संगम भी सलापड़ में हमारे विधानसभा क्षेत्र में होता है। सतलुज नदी पर 800 मेगावाट का कोल डैम प्रोजेक्ट वहाँ पर बना। वो डैम बनने से जो है वहाँ पर बहुत सुंदर झील बन गई है और उसी के साथ सलापड़ से तत्तापानी, क्योंकि तत्तापानी हमारे लिए धार्मिक आस्था का केंद्र भी है। एक सड़क, बड़े वर्षों से हम बहुत जब स्कूल में पढ़ते थे तो सुनते थे कि सलापड़ से तत्तापानी के लिए कभी सड़क निकलेगी, लेकिन ये अवसर जब लोगों ने मुझे दिया और मैंने
प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के साथ दिल्ली में मैं गया और भारत सरकार से एकमात्र सड़क के लिए CRF में 219 करोड़ रुपये उसके लिए मंजूर करवाया। आज उसके दोनों सिरे मिल गए और हमारे क्षेत्र की जनता के लिए बड़ी खुशी की बात है। लगभग 6 पंचायतें उस सड़क के माध्यम से कवर होती है और वहीं तत्तापानी पहुंचने के लिए हमको मात्र 61 किलोमीटर का सफ़र जो है सलापड़ से करना पड़ेगा। तो ये बड़ी खुशी की बात है। और उसके साथ जैसा मैंने कहा कि ये कोल डैम बनने से जो जल भराव हुआ है, जो वहाँ पर वाटर बॉडी बनी है, उसका बहुत अच्छा उपयोग जो है हिमाचल की सरकार कर सकती है। चाहे आप वाटर ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें, क्योंकि अगर हमको अपने उस क्षेत्र में पहुँचना है, तत्तापानी पहुँचना होगा, तो हम जब बोट से जाएंगे तो हमको 1 घंटे का समय लगेगा और अगर सड़क के मार्ग से जाएंगे तो आपको 4 घंटे से ज़्यादा समय लगता है। समय बचेगा, पैसा बचेगा। वाटर ट्रांसपोर्ट जहाँ जहाँ संभव हो पाए हिमाचल प्रदेश में ऐसी संभावनाओं को तलाशना चाहिए। इसको लेकर मैंने नियम 101 के तहत भी नोटिस दिया हुआ है कि सरकार हिमाचल प्रदेश में जल मार्ग, जल परिवहन और जल क्रीड़ा के ऊपर सदन विचार करे ऐसी नीति बनाने पर। और हम जब गोवा में जाते हैं, हम अंडमान में जाते हैं, ऐसे अनेकों स्थानों पर जाते हैं, वहाँ देखते हैं कि वाटर स्पोर्ट्स को लेकर पर्यटक देश के कोने कोने से, विदेशों से भी पर्यटक जो है गोवा और अंडमान में आता है। इसी प्रकार से हमारा जो ये क्षेत्र है सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र में, जो मैंने कहा कोल डैम के कारण से जिस प्रकार से वो वाटर बॉडी बनी है, वहाँ पर हम वाटर स्पोर्ट्स भी कर सकते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट को भी शुरू किया जा सकता है। अभी किया है लेकिन वो सुविधाएं नहीं है, उसमें कोई लाइफ सेविंग जैकेट नहीं होती है। रूट सरकार ने आइडेंटिफाई पूर्व में किए थे लेकिन उस पर वो बोट चलती है, लेकिन उस प्रकार की बोट नहीं जैसा हम सोचते हैं कि भाई जिस प्रकार से अच्छी सुविधाओं वाली बोटें वहाँ पर चलें और लोग वाटर स्पोर्ट्स के लिए भी वहाँ पर आए। ये बहुत बड़ा मुद्दा जो है प्रदेश में, जहाँ रोजगार के अवसर हमको प्राप्त होंगे वहीं पर्यटक भी वहाँ पर आएगा और हमारे क्षेत्र का विकास होगा। सर, आपने समय दिया, आपका शुक्रिया। नमस्कार, धन्यवाद। तो विधायक राकेश जम्वाल को आप सुन रहे थे। प्रभु श्री राम का आशीर्वाद है। प्रभु श्री राम राजनीति का नहीं बल्कि आस्था का विषय है और चारों लोकसभा सीट पर जीत का भी दावा है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश का जो सुंदरनगर इलाका है, यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन को पानी से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वाटरवेज और वाटर ट्रांसपोर्ट की बात यहाँ पर विधायक कर रहे हैं और ये न केवल आने वाले वक्त में लोगों के लिए आवाजाही के लिए एक सुगम साधन होगा, बल्कि इससे प्रदेश में टूरिज़्म भी बढ़ सकता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए ABP लाइव के साथ।